इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, ध्यान से देखिएगा. The topic that we are going to see now is electron dot symbol, जिसे हम लोग लुईस सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लुईस सिंबल. अब ये बेसिकली होता क्या है? इट इज द symbol of an element with dots that represent the outermost shell electrons, the outermost shell electrons. बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आराम से देखिएगा आप लोग. से बड़े देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लुईस सिंबल का मतलब क्या होता है बेसिकली? इट इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ये एक एलिमेंट का सिंबल है. कुछ एग्जांपल के साथ देखें तो आइडिया ज्यादा क्लियर होगा. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, लिथियम जैसे मैंने लिख दिया. इट इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है. विथ डॉट्स, इसके ऊपर में कुछ डॉट्स होते हैं. ओके, ऊपर नहीं, आसपास में कुछ डॉट्स रहे. अब वो डॉट क्या बताती है? डॉट रिप्रेजेंट करती है कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है. आई सपोज आपको मालूम होगा 2 1. तो आपको जस्ट रिप्रेजेंट करना है लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है. 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है? लिथियम का सिंबल डालो और उसके ऊपर में एक डॉट डालो. इसका मतलब हो जाएगा हम लोगों ने लुईस सिंबल बना दिया लिथियम का. ओके. सिमिलरली बेरिलियम का 4 होता है, तो कितने सारे डॉट होंगे इसके ऊपर? सेट 2 बनाएंगे और दोनों डॉट को हम लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है. बोरोन का 5 होता है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है. तीनों को साथ में नहीं बनाएंगे, ये ध्यान देना. तीनों को साथ में मत बनाओ, पेयर में बनाते हैं. 2 साथ में बना दिए और एक तो अकेला रह गया, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. बोरोन में 3. कार्बन में कितने? 4 और 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया आपने. नाइट्रोजन में 3 और 5 5 बना दिया. ऑक्सीजन में 6 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस या लास्ट घर में. फ्लोरीन में 7 डॉट्स बना दो. नियॉन में कितने? 8 2 2 4 2 6 2 8. अब देखो, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यदि 8 इलेक्ट्रॉन आ गई अंतिम घर में, तो इट इज द साइट ऑफ स्टेबिलिटी. तो ये वाला स्टेबल है. ओके, इट वन इज स्टेबल. ओके, अंडरस्टूड. तो यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लुईस सिंबल की. अब आगे देखिएगा इसको थोड़ा सा. क्रॉस और सर्कल are used to represent या to differentiate between atoms of different elements.
ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो ना कि ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक दूसरा हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को हम एक क्रॉस साइन से दिखाते हैं। ओके, ये दोनों कंबाइन कर दिया, आपको मालूम है आई सपोज, तो हमें पता चल जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन किसका है और कुछ हम लोग ये डॉट के जगह क्रॉस यूज कर देंगे या छोटा सा सर्कल यूज कर देंगे, तो उसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगी कौन इलेक्ट्रॉन किसका है। और दिस इज द लुईस सिंबल। इन डिटेल्स लुईस सिंबल का यूज करके हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, बट लेटर इन दिस चैप्टर। आई सपोज दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटाऊंगा और वी विल टच द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ पूछना है किसी को क्या? एनीबॉडी कुछ? नो सर। नो सर। सब बच्चे तेज हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल तो हम लोगों ने देख ही लिया, जो लुईस के द्वारा दिया गया था, जिस पर गिवन बाय लुईस। कौशल ने, लुईस और कौशल दो थे, तो कौशल ने भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए। तो चलो देखते हैं कि कौशल ने क्या क्या इंटरेस्टिंग किया। कौशल्स इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कौशल ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व की, पीरियडिक टेबल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो कौशल ने क्या ऑब्जर्व किया, चलो देखते हैं। alkali metals are separated from halogens by noble gases। और यदि कोई बच्चा अच्छे से पीरियडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहा होगा तो उसको ये बात मालूम होगी। देखो जैसे कि सपोज करो दिस वन इज ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 में कौन रहता है? नोबल गैसेस। नोबल गैस। ये नोबल गैसेस है, ठीक है। नोबल गैस के लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब यदि मैं ग्रुप 17 का बात करूं तो ग्रुप 17 में कौन रहता है? हैलोजेंस। हैलोजेंस रहते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यदि आप इनका वैलेंस शेल देखो तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसी का भी देख लो, क्लोरीन का 17 है तो 287 है ना, लास्ट घर में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 17 का लास्ट घर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या है, ये जो ग्रुप 17 वाला सब है, ये चाहता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, और कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिले तो हम नोबल गैस का जैसा। वही ग्रुप 18 के बाद यदि घूम के आओगे तो कौन सी ग्रुप मिलती है आपको? ग्रुप 1। आप ग्रुप 1 में पढ़ी है एल्कली मेटल, है ना, लिथियम, Yes, sir. सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सोडियम ही का देखो 281, इसका लास्ट घर में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा। तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से हो जाएगी। तो सोडियम क्या करता है, या सोडियम बोलो ग्रुप 1 के कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किसके जैसा बन जाएगा? सर नोबल गैस। नोबल गैस। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लूज करेगा क्या हवा में लूज कर देगा? यदि मानो आपके पास लाखों रुपए पड़े हुए हैं, मतलब करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो आप क्या पैसा ऐसे छिड़ते चलते? नहीं ना। आप क्या करोगे, मैक्सिमम कोई भिखारी है तो उसको दान दे दो, या कोई एनजीओ को दे दो। ठीक उसी प्रकार सोडियम इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं लूज कर देगा। कोई भिखारी दिखेगा इसको तो ले एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन बोलता है हाँ दे दे माई, कोई भी है तो इलेक्ट्रॉन दे दे, ये ग्रुप 17 वाला
तो ये बोलता है ठीक है हम तुमको दे देते हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलता है तो ये लोग भी किसका जैसा बन जाता है? नोबल गैस के। Noble gas. नोबल गैस का जैसा बन जाता है। तो कहानी ये है, कौशल ने ये चीज गौर किया कि पीरियोडिक टेबल में जो है ना एल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, और ये एल्कली मेटल सेपरेटेड है हेलोजन से नोबल गैस के द्वारा। एल्कली मेटल और हेलोजन्स में नोबल गैस का अंतर। ओके, ये भी इसके जैसा बनना चाहता है, ये भी इसके जैसा बनना चाहता है। इस चक्कर में ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मान लो m से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल्कली, तो m क्या कर रहा है? m प्लस बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये सही है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब x से डिनोट कर रहा हूं मैं हेलोजन्स को नॉर्मली x सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये जो x है ये वाली इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा, तो उसमें क्या चार्ज आ रही है? नेगेटिव चार्ज। Negative charge. बन जा रही है। अब देखो ये करने से ये वाला जब ये लोग कर लिया m प्लस बन गया x माइनस बन गया, m प्लस एंड x माइनस अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सही है, नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लिया दोनों। फिर उसके बाद क्या हुआ? m प्लस और x माइनस ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लिया सबसे सामने। m प्लस x माइनस ऑब्टेन करता है सबसे सामने वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो ये लोग पकड़ लिए। चलो फिर उसके बाद क्या होता है? m प्लस एंड x माइनस are stabilized by electrostatic force of attraction। जैसे कि चैप्टर 1 में आपको मैंने पढ़ाया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन हो सकती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो m प्लस x माइनस में चार्ज हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आपस में आके साथ में रहने लगते हैं, तो एक केमिकल बॉन्ड बनता है, एक केमिकल बॉन्ड बनता है। अब बोलोगे सर केमिकल बॉन्ड कैसे? m प्लस x माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। Sir, bond formation. तो ये बॉन्ड बन रही है, बेसिकली वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टाइप। विल सी इन डिटेल। अब क्या है, ये तो कौशल ने बताया। फिर उसके बाद कौशल ने दो रूल दी। वन रूल इज ऑक्टेट रूल एंड अनदर रूल इज ड्यूप्लेट रूल। अब ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल क्या है? जगह तो नहीं है बोर्ड में लिखने का, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट मारो, मैं लिखता हूँ इसको मिटाने के बाद। बहुत सिंपल चीजें आप जानते हो ये सब समझने के लिए। मिटा रहा हूं मैं फटाक से इसको। ओके, मिटा दूं? चलिए अब देखो, अब ये बहुत सिंपल चीज है कि इन लोगों ने दो रूल दिया, कौशल और लुईस ने दोनों इंडिपेंडेंटली दिया था। तो वन रूल वाज नोन एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल बोलता है क्या है? एटम्स कंबाइन, पहला क्वेश्चन का आंसर, एटम्स कंबाइन बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू अटेन, या बोलो टू कंप्लीट octet in their outermost cell। तो यहां पे कौशल ने बोला कि लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी का सिंबल है, ये सबको मालूम चल गया है आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो कौशल ने बोला कि ये जो एटम्स होते हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे?
जिसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पर किसको लूज करेगा? हवा में नहीं लूज करेगा, किसी को लूज करेगा जिसको जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने का, वो गेन करेगा। या शेयरिंग भी होती है, जो शेयरिंग हम लोग देखेंगे लेटर। तो एटम्स कंबाइन करेगी आपस में, लूज करके गेन करके या शेयर करके। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी ऑक्टेट जो है, बोले तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, इससे वो ऐसा करता है। ओके, वेरी सिंपल, मालूम है सबको। नेक्स्ट वन, अ सिंपल रूल वाज आल्सो गिवन, ड्यूप्लेट रूल। अब ड्यूप्लेट रूल क्या है? देखिए, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन in outermost cell. Now this is only duplet rule. This is duplet rule. अब ये ड्यूप्लेट रूल कैसे? आप बोलोगे सर ये क्या ड्यूप्लेट रूल हुआ? हीलियम का पहला घर और वही अंतिम घर, हीलियम एक ही शेल है ना, पहला घर वही अंतिम घर है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के जो सामने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम का 3 है 2 1, तो लिथियम क्या करता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में हो गई, मतलब हीलियम के जैसा बन गया। तो इसने ड्यूप्लेट रूल के प्रति स्टेबिलिटी पाया। या बेरिलियम देख लो, 2 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को यदि लूज कर देगा तो बेरिलियम भी स्टेबिलिटी ड्यूप्लेट रूल के द्वारा पाया। तो कुछ एलिमेंट, ये लिथियम हो गई, बेरिलियम हो गई, ये सब स्टेबिलिटी ड्यूप्लेट रूल के तहत पाते हैं। हाइड्रोजन भी स्टेबिलिटी ड्यूप्लेट रूल के द्वारा पाता है। तो हाइड्रोजन की 1 होती है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के जैसा बना, ड्यूप्लेट रूल के तहत स्टेबिलिटी। ओके, तो ये 2 वेरी सिंपल रूल्स कौशल ने दिया, जो आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई दिक्कत इस टॉपिक में? यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े? यस सर। क्लियर होनी चाहिए, आगे देखेंगे। देखिए, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगी, ठीक है ना? अब ध्यान से, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक्स। अब देखिए, हमने बोला था लास्ट क्लास में कि इंसान के बीच में, कुछ इंसान के बीच में स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, कुछ इंसान के बीच में वीक रिश्ता होता है। ठीक उसी प्रकार केमिकल बॉन्ड्स कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में जिक्र करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। जूनियर क्लास में आप लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आते हो, फिर भी हम लोगों के पास काफी समय है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि बेसिक्स जिनका गड़बड़ होगा वो क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो, ये चैप्टर एक ही बार जंप लेगा, ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट एक ही बार आना शुरू हो जाए, तो बेसिक क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, तो इसके बारे में यदि हम कुछ देखें, मेटेलिक एलिमेंट्स having 1, 2 or 3 valence electron lose electrons. I don't think इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे कि जो मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, तो नॉर्मली मेटल की जो वैलेंसी होती है वो 1, 2 और 3 होती है। उसके लास्ट घर में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स नॉर्मली स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करके पाना चाहते हैं। ओके, अब किसको लूज करेगा? हवा में तो लूज नहीं करेगा।
तो किसको देता है, ट्रांसफर करता है टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट having having 5, 6, 7 valence electron gains electron. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है मेटल के द्वारा, आपको मालूम है नॉन मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, तो नॉन मेटल्स क्या करता है, कैसे स्टेबिलिटी पाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉर्मली नॉन मेटल्स की वैलेंसी 5, 6 या 7। अब खेल शुरू होता है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बनती है एक चीज दैट इज नोन एज आयंस। क्या बनती है, आयंस, है ना। तो आयंस को बेसिकली आप डिफाइन कैसे करें, आयंस को बेसिकली आप डिफाइन कैसे करें, आयंस को यदि बहुत सिंपल में डिफाइन किया जाए, नॉन जीरो चार्ज सिस्टम। क्या मैं ये बोल सकता हूं, आयन जो है उसमें नॉन जीरो चार्ज होती है, यस सर। एटम में सर। जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है। और यदि नॉन जीरो चार्ज हो, जीरो छोड़ के कोई चार्ज हो, +1 +2 +3 या -1 -2 -3, तो जीरो छोड़ के कोई भी चार्ज हो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, तो हम उसको आयंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर, बोल सकते हैं। यस सर। अब आयंस जो होता है वो दो टाइप का, वन इज कैट आयन और दूसरी इज एन आयन। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो आयंस बनते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से, गेन करना। ये जो कैटायन होती है तो इसका जो टी है थोड़ा प्लस साइन से मिलता जुलता है ना, तो आप इसको याद रखने के लिए इस तरह दिमाग में रख सकते हो, कैटायन में टी होता है जो प्लस साइन से मिलता जुलता है, तो कैटायन पे चार्ज कौन सी होती है, तो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आपको याद पॉजिटिव चार्ज। हाँ, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होती है, कभी मिस्टेक नहीं करना, टी पॉजिटिव जैसे लगता है। एनायन, एनायन में आप एक माइनस लेटर जानते हो, माइनस MINUS, माइनस 1 2 3 4 5 अक्षर है ना, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो इस तरह आप याद रख सकते हो सिंपल। तो एनायन में कौन सी चार्ज रहती है, सो नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। अब देखो मैं कैटायन को अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखो और आप बताना कि सर सही है कि गलत है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम बोल सकते हैं, यस सर। यस सर। ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि कैटायन में से इलेक्ट्रॉन एटम नॉर्मली न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब वो सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एनायन को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सिस्टम, मतलब रिच सिस्टम, एफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। इलेक्ट्रॉन के मामले में ये थोड़ा सा अमीर हो चुका है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गई है, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाती है तो उस पे नेगेटिव चार्ज है। यू कैन रिमेंबर वेरी इजी। अब देखो कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, पॉजिटिव चार्ज है, एनायन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इसमें नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक अट्रैक्शन होगा कि नहीं, यस सर। यस सर। होगा। और कैटायन एंड एनायन में जब एक अट्रैक्शन होती है
ओके, तब निर्माण होता है एक कंपाउंड का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, सी से मैं कैटायन को डिनोट कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, और ए से एनायन को डिनोट कर रहा हूं। तो ये सी कैटायन और ये ए, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो जस्ट बताया अभी तुरंत। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो बाद में मैं डिफाइन करूंगा। अब देखिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा, और दो सिंपल चीज भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको मैं तो पहले ही बताया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जान लो, सिंपल चीजें हैं, पहले सिंपल चीज जान लेना चाहिए, एबीसीडी सीख लो तब मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो वेरी सिंपल, मेटेलिक एलिमेंट, वो मेटेलिक एलिमेंट दैट हैज डैश इलेक्ट्रॉन, क्या किया है उसने, लूज इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल, मेटेलिक एलिमेंट जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन से। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको मालूम होगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट दैट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यदि केमिकल बॉन्ड को बहुत सिंपल में डिफाइन करो तो मजा आएगा, क्योंकि बड़े बड़े डेफिनेशन मिल जाती है कभी केमिकल बॉन्ड के, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक सिंपल डेफिनेशन यदि मैं लिखूं तो बताना कि ये सही है कि गलत। अ केमिकल बॉन्ड formed between a metal and and a non-metal is known as इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। क्या ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बन रही है किसके बीच में बन रही है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना, उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। वेरी सिंपल में आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड होती क्या। अब कुछ एग्जांपल के तहत हम लोग देखेंगे इसको, पहले इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। कुछ समझने का नहीं है इसमें, सिंपल है। चलिए कुछ एग्जांपल, सोडियम नॉर्मली Na++ इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो जल्दी कोई मुझे बताएगा क्या होगा? सर 281 नियॉन 3s1 नियॉन 3s1 एक ही बात है। नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन और फिर थर्ड वाले में घुसा 1, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन। और यदि कोई नहीं जानता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती है ना, तो ट्रूथफुली बोल रहा हूं, यदि आपने अच्छे से नहीं उस चैप्टर को रिवाइज किया तो प्लीज गो एंड वॉच माय पास्ट वीडियोस, उनको देखो, ठीक है ना। तो ये सब नियॉन 3s1। ओके, अब क्या है, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी? सर नियॉन जैसी। सर नियॉन जैसे। 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया उसने, लूज कर दिया। ये 3s1 लूज हो, तो इसको नियॉन जैसा हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो
Na+ हो गई स्टेबल। अब देखिए ये तो रिलेशन बनाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन बनता है, यही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेगा और बन जाएगा Cl-। क्लोरीन का बताओ तो नियॉन, बताओ जल्दी। 3s2 और 3p5 3p5 है ना, 2 8 7। यदि किसी को नहीं मालूम है ऊपर वाला, ये देख लो 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला आपको मालूम होना चाहिए, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 5 7। ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये किसके जैसा बन गया अभी? क्लोरीन का था। सर आर्गन। आर्गन 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 के जैसा। तो ये भी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। अब देखिए ये जो Na है इस पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, और ये जो Cl है इस पे आ गई नेगेटिव चार्ज। तो दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। यस सर होगा। होगा। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कूलम फोर्स भी बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कूलम फोर्स भी बोला जाता है, ठीक है। और अब कूलम फोर्स एक दूसरे से इन दोनों को खींचे, जब सामने आ गए तो NaCl बन के ये लोग साथ में रहेगा खुशी खुशी, और आपका एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, कंबाइन हो गई आपस में, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है, या बोलो ये सबसे सामने वाला नॉर्मल गैस का ऐसा बन चुका है, ये बन चुका है। ओके, अब देखिए एक टर्म आती है इलेक्ट्रो वैलेंसी। इलेक्ट्रो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। जैसे कि देखो Na+ है, Al3+ है, Mg2+ है, O2- है, F- है, Cl- है, या N3-। ये सोडियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? सर 1 +1 +3 +3 +2 -2 -1 -1। वेरी सिंपल, सबको मालूम है। ओके, तो यही तो कहानी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। अब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के कुछ रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान दें। ओके, मिटा दो इसको फटाक से, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, थोड़ा जल्दी जल्दी पार करता हूँ इन सबको, कुछ है नहीं। एक काम करता हूँ, ये सब चीज आप ही लोग से पूछता हूँ, जवाब देना। रिक्वायरमेंट फॉर आयनिक बॉन्ड बनने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर 1, बताओ जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो डैश आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो सर लो। होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लो सर लो। लो होगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कम ताकत में इलेक्ट्रॉन निकालिए, कम ताकत में इलेक्ट्रॉन निकालिए तो मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगी, तो बॉन्ड जल्दी बनेगी। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? सर बड़ा वाला। सर बड़ा वाला। बड़ा वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लो आयोनाइजेशन। ओके, सपोज वेरी सिंपल है, डी
dash electron affinity of इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसी होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की सर हाई 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 सर हाय सर हाई यस उनको खुशी होना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको खुश होना चाहिए बहुत एनर्जी रिलीज करना चाहिए जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना अच्छा वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा तो जो नॉन मेटल होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए जो मेटल होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो डैश डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस कैसी होनी चाहिए हाई कि लो लो हाई होनी चाहिए सर हाई होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यदि ए है और बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा हो सकता है कि पूरी तरह से अपनी तरफ खींच ले तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा बढ़ जाए बढ़ जाएगा ठीक है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया भी तो था बेटा जब पीरियडिक टेबल पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.7 से ज्यादा रहेगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल के बीच में काफी हाई रहनी चाहिए जितनी हाई रहेगी उतनी अच्छी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगी ये दिमाग में रखिए हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहनी चाहिए En मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है ना टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डी अब ये वाली पॉइंट थोड़ा आपको मालूम नहीं होगा हाई लैटिस एनर्जी अब फिलहाल तो आप इस पॉइंट को दिमाग में ऐसे ही रख लो कि कोई लैटिस एनर्जी जैसी चीज होती है जो हाई होनी चाहिए ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके लिए मैं पूरा एक क्लास लूंगा तो जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब आप लोग समझ जाओगे ठीक है ना तो ये भी एक फैक्टर है तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेटल नॉन मेटल की काफी ज्यादा हो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हो लैटिस एनर्जी हाई ओके तो ये तो कहानी है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक अब यदि कुछ आप लोग देखना चाहते हो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड तो चलो थोड़ा सा ये भी जिक्र करिए लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम लोग देखें exist in solid exist as hard solids hard solid comma in aqueous phase but never in gaseous phase but never in gaseous phase at room temperature देखो ये कहानी समझना फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग गौर कर रहे हैं मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है रूम टेम्परेचर ओके आयनिक बॉन्ड जो बनती है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते बनती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो आयन काफी क्लोज हो जाते हैं अब पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज है तो आप उसमें क्या बोलोगे वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस होती है सॉलिड है सर सॉलिड पढ़ा है कि पार्टिकल सामने रहेंगे तो वो सॉलिड रहेगा तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पार्टिकल्स में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है खींच के रखता है तो कम जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो वो सॉलिड ही कहलाएगा क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस तो डिफाइन होती है स्पेस से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से ज्यादा है तो लिक्विड है बहुत ज्यादा है तो गैस है इसमें बहुत कम है तो भैया ये सॉलिड है और उन्हें हार्ड सॉलिड है हार्ड सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसे तोड़ना मुश्किल है ओके
एग्जिस्ट एज हार्ड सॉलिड, हाँ हार्ड सॉलिड की तरह रह सकता है, रहता ही है हार्ड सॉलिड। एक्वस फेज में भी एग्जिस्ट कर सकता है। एक्वस फेज में मतलब बोलने का सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आप उसको पानी में मिला तो मिल जाती है, रूम टेम्परेचर में तो मिलती ही है, तो वो एक्वस फेज में भी रह सकता है। Na+Cl- पानी में डिसॉल्व रह सकता है, एक्वस फेज में रह सकता है रूम टेम्परेचर में, बट कभी भी गैसियस फेज में नहीं रहेगा। सोडियम क्लोराइड गैसियस फेज में आपको रूम टेम्परेचर में कभी, तो रूम टेम्परेचर में बहुत बच्चे दिमाग में रखिएगा हार्ड सॉलिड रहते हैं और एक्वस फेज में भी एग्जिस्ट हो सकती है, पानी में मिली भी रह सकती है। ओके, फिर देखा जाए तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें तो कुछ बोलने का है ही नहीं, ये तो होना ही था। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो पार्टिकल्स बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, तो यदि आपको मेल्ट करवाना है तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब ना बॉन्ड टूटेगा, तब ना पिघलेगा वो। तो मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली हाई होनी ही है और बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में है। ओके, दे आर they do not conduct in solid state but conduct in aqueous or fused state। देखो पहले पॉइंट्स को समझो, दे डू नॉट कंडक्ट, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करेगी सॉलिड स्टेट में, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस को तो माइग्रेट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह, तब ना चार्ज मूव करेगी। अब जब सॉलिड है तो सॉलिड में कहां आयंस मूव करेंगे, तब आयंस मूव ही नहीं कर पाएगी, तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता। अब कैसे करेगा, कंडक्ट इन एक्वस स्टेट। आप सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला दो, तो पानी में मिला दोगे तो Na+Cl- अलग हो जाएगी, वो इधर उधर माइग्रेट कर सकता है, तो करंट इसमें फ्लो करेगी। अब प्योर वाटर में नमक मिला दो तो Na+Cl- आयन आ गई उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट, ओके, एक्वस स्टेट में कंडक्ट कर सकती है या फ्यूज स्टेट में कंडक्ट कर सकती है। फ्यूज स्टेट बोलने का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर दे दिए और सोडियम क्लोराइड को पिघला दिया, जब पिघला दिए तो Na+Cl- अलग अलग हो गई, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी वो फ्यूज स्टेट में, मतलब फ्यूज स्टेट मतलब हाई टेम्परेचर देके पिघलाने के बाद, या एक्वस। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, जगह तो नहीं है पर मैं यहां पे लिखूंगा। ओके, ये वाला यहां से मैं यहां आया, ठीक है नहीं, आपको दिमाग में सॉल्युबिलिटी देखिए, दे आर soluble in water but not in organic compounds। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं या आयनिक कंपाउंड जो रहते हैं वो सॉल्युबल होते हैं पानी में, बट आप उसको केरोसिन तेल में आप मिलाओ तो थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड तो नहीं मिलेगा। ओके, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेटा, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक, सॉरी। सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिल जाएगी पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो एक रूल होती है, इस रूल को दिमाग में रखो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ये रूल है, इसकी एक्सप्लेनेशन लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ओके, और फिलहाल दिमाग में रखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये एक रूल है। अब क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। देखिए
सोडियम क्लोराइड, ध्यान से देखना बेटा, सोडियम क्लोराइड जो है उसमें Na+ और Cl- है, मतलब पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव चार्ज किसी है, नेगेटिव चार्ज किसी, ओके। अब वही मैं वाटर का बात करूं तो आपको मालूम है ना, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसमें भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसमें भी पोल्स डेवलप हुए हैं कि नहीं? ऑब्वियसली पोल्स डेवलप हुई है, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, पोल्स डेवलप हुई है। तो ध्यान से सुनो एक बात को कि चीजें जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, चार्ज सेपरेशन है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन है। जो चीज में चार्ज सेपरेशन होती है तो ये भी चार्ज सेपरेशन है, इसमें ये भी चार्ज सेपरेशन, तो ये सॉल्वेंट, तो दोनों लाइक है, एक जैसा गुण है दोनों, तो एक जैसा गुण है दोनों मिल जाएगा, पानी में आप इसको डालोगे तो ये मिल जाएगी, ओके। देयर इज वन टर्म नोन एज पोलर एंड नॉन पोलर, एक्चुअली इसके डिटेल्स हम लोग लेटर इन द चैप्टर देखेंगे। वाटर जो है पोलर कंपाउंड है, पोलर का मतलब होता है इसमें चार्ज सेपरेशन है, मतलब इसमें पोल्स है, पोलर का मतलब पोल्स है। तो जहां पे पोल्स है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाला जैसा आयन वाला कंपाउंड ही डिसॉल्व, इसलिए पानी में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये नियम। वही आप NaCl को इथेनॉल में मिलाओ, C2H5OH, यदि आपने जूनियर क्लास में ऑर्गेनिक थोड़ा अच्छा से पढ़ा होगा तो इथेनॉल का ये फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये भी एक सॉल्वेंट है बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन है क्या कहीं? नहीं, नो सर। इक्विवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड है, आपको मालूम है इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती है। तो ये और ये में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलता जुलता है, अनलाइक है, ये दोनों अनलाइक है, तो अनलाइक चीज को वो डिसॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल, ओके। तो सॉल्युबिलिटी वेरी सिंपल में समझना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके, क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, और इन डिटेल्स हम लोग इसको देखेंगे आने वाले दिनों में, चैप्टर्स पे देखना है, जल्दी इसको नोट डाउन करो। कुछ पूछना है? हाँ, कोई डाउट हो सकता है, कुछ डाउट है किसी को इसमें? नो, चलिए सर वो क्या लिखे EEA? अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखे हैं, यस सर। ये डाउट है क्या? तो ये समझ गया ना, नो सर। ये सबको समझ आया यस कि नहीं सर, समझ आया? समझ गया सर। चलो चलो बेटा, What do you laminate here? आज का क्लास तो बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत सिंपल वाली चीज हम लोग देख रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास बहुत लॉजिकल क्लासेस होने वाली, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज आएंगे नेक्स्ट क्लास, ओके। पर चलो सिंपल बेसिक्स भी तो पढ़ना ही है, क्योंकि बेस अच्छा नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आपको समझ आ गया, सब कहानी उसकी समझ आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। कोवेलेंट कंपाउंड, इसका कॉन्सेप्ट दिया था इरविंग लैंगलियोर ने, और कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन पहले नहीं आया, 1919 में ही तो आई, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट या कोवेलेंट कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट, मैं कोवेलेंट बॉन्ड ही लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग को बॉन्ड लिखना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इरविंग लैंगलियोर ने 1919 में दिया। इरविंग लैंगलियोर ने क्या बोला? पहली बात तो उन्होंने, ये जो कौशल और लुईस बात करते थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ट्यूब के कॉर्नर्स पे जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने टोटली रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फालतू बात। लैंगमुयर ने कॉसर और लुईस के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, एक बिजनेस को उसके पास 50,000 रुपया है, मेरे खड़ा कर सकते हैं? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. मेरा बोर्ड क्या अकेले खड़ा कर सकता है? No, sir. पार्टनरशिप जरूरी नहीं है। कर सकता है। तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया यार मिलते हैं, चलो ना साथ में 50-50 हजार रुपया लगाते हैं, 1 लाख में बिजनेस तो खड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट भी आएगा, दोनों मिल बांट के खाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बिजनेस तो खड़ा कर दिया, 50-50 हजार रुपया मिलाया, 1 लाख रुपया हो गया, बिजनेस खड़ा हो गया, प्रॉफिट भी मिल रहा है, हम लोग अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक कुछ उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं क्या है। सपोज करो मैं कार्बन का ही एग्जांपल, सपोज करो कार्बन। अब कार्बन का सबसे सामने नोबल गैस कौन है? चलो जो बताएगा मान लेंगे। कार्बन का सबसे सामने नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। Neon. सर आर्गन आर्गन Helium. आर्गन। आर्गन कौन बोला है? Sir, helium. हाँ वेरी गुड। नियॉन, नियॉन का कितना है? 10। कार्बन का 18. 6. पिटाना है क्या? कार्बन का 6, हीलियम का 2. तो 2. आप देखो तो इधर +4 काउंट करो तो ये आएगा, इधर माइनस। -4। अब लोग मम्मी ने तो सिखाया था कि सबसे सामने में जो है उसी के जैसा बनना बेटा, पर यहाँ पे कहानी तो गड़बड़ हो गई। दुद्दू को सामने में किसका जैसा बने? है नहीं? दोनों के जैसा बन जाते सर। हाँ, पर दोनों के जैसा देखते हैं क्या होता है, कहानी तो आगे क्या होती वैलेंसी से है। चलिए, तो कार्बन के रूल कहती है कि एक एलिमेंट चाहता है कि हम सबसे सामने नोबल गैस का जैसा बन जाए, पर कार्बन के सामने एक गड़बड़ रास्ता है। 4 इलेक्ट्रॉन यदि ये गेन कर लेगा तो बन जाएगा नियॉन के जैसा, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो बन जाएगा हीलियम के जैसा। पर दोनों में से कोई कहानी कार्बन नहीं करता। कार्बन करता क्या? कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रॉन निकाल लो ठीक है, तीसरी इलेक्ट्रॉन निकाल लो ठीक है, चौथा दिन यदि दोस्त से पैसा मांगने जाओगे तो दोस्त क्या बोलेगा? भाग देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। तो 4 भगा इलेक्ट्रॉन देगा सर। निकालना हो जाएगा। अब देखो
कार्बन की स्थिति तो गड़बड़ हो गई, अभी कैसे अपना जीवन चलाएगा, ना तो कोई इसको भीख देगा, ना तो ये किसी को कुछ दान दे सकता, अजीब स्थिति है इसके पास। तो कार्बन ने एक रास्ता अपनाया, चलो शेयरिंग करते हैं। ओके, तो लैंग्वेज ने वही बोला कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, किसी को नहीं जरूरत है तो वो दे दे रहा है, किसी को जरूरत है तो कोई ले ले रहा है। और ये तो ऐसा स्थिति में फंसा हुआ है कि ना तो चार्ज ले सकता है किसी से, ना तो चार्ज दे सकता है किसी को, ये तो फंस चुका है, ये करेगा क्या? चलो एग्जांपल के टर्म्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करता है। सिंपल एग्जांपल से पहले समझते हैं। अब मानो कि एक क्लोरीन है, 2 2 4 2 6 ये 7, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मानो एक और क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर एक इलेक्ट्रॉन सर 1 कितना चाहिए? 1 सर शेयरिंग करेगा। अब देखो दोनों को एगो एगो चाहिए, आएगा कहां से? दोनों को चाहिए, देखो भिखमंगा बैठा हुआ है, अब देने वाला तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो क्या करेगा? दोनों सर दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा। दोस्त एक काम करते, थोड़ा बंटवारा करते। तो क्लोरीन बोलता है इस क्लोरीन को कि सुनो ना, एगो इलेक्ट्रॉन शेयर करो ना थोड़ा सा, तो बोलता है ठीक है ले ले चल, ऐसा भी भिखमंगा वाला स्थिति और क्या करना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब ये उछलने लगा, हम तो स्टेबल हो गए, 2 4 2 6 2 8। तो ये क्लोरीन बोलता है ज्यादा मत उड़ो, हमको भी तुम एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा शेयर करो। तो ये बोलता है ठीक है ले ले, भी दे दिया, तो ये भी गिन लिया इसको, 2 2 4 2 6 2 8 2 4 6 8, दोनों स्टेबल हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ना कोई किसी को दिया ना कोई लिया। तो क्लोरीन ने बेसिकली ये Cl2 बना, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया दोनों ने और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। क्लोरीन एटम ने, 2 क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन मॉलिक्यूल बना। जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन होती है तो उसको एक सिंगल लाइन से बनाते हैं। एक सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब चलो एक और देखते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का है 1 2 3 4 5 6, एक दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। गिन लो, 2 4 6 8 2 4 6 8। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाती है उसको हम लोग बॉन्ड पेयर। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में मदद की, और जो बॉन्ड बनाने में मदद नहीं की ये सब क्या है? लोन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, ये लुईस डायग्राम। तो गिन लो, इसमें भी गिना जाता है 2 4 6 8, एक लाइन का मतलब 2 होता है, 2 4 6 8, दोनों कुछ कंप्लीट। और यदि हम लोग नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 लास्ट सेल में 5 होती है, लास्ट सेल में 5 होता है ना। ओके, 2 5, Yes, sir. एक नाइट्रोजन है, दूसरा नाइट्रोजन है। ओके, तो ये लोग डिसाइड करता है कि 2 5 है तो इन लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 3 शेयर करता है। तो ये 3 शेयर किया, ठीक है, हम ये भी 3 शेयर किया। देख लो, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन शेयर। ओके, 3 मतलब 6 2 8 6 2 8, टेबल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया है इट्स बेसिकली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम। एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक
जो बन रही है सेम एटम के बीच में, डेफिनेशन आप होमो एटॉमिक। अब नॉर्मली एक चीज आपको सिखा देता हूं, ये दिमाग में रखना कि लैंगमुयर ने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करना गेन करना का तो बात अलग था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बट जब भी कोई दो सेम एटम आपस में कंबाइन करेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही कंबाइन करेगा, ये दिमाग में। कभी भी दो सेम एटम आपस में कंबाइन करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा तो कौन सा बॉन्ड से कंबाइन करेगा? सर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये तो हो गई तो सिंपल वाले। अब हम लोग होमो एटॉमिक में तो कोवेलेंट बॉन्ड देख लिए, अब चलो हेटेरो एटॉमिक में देखते हैं। हेटेरो मतलब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स, वहां पे क्या? चलिए तो बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं, आगे बढ़े बेटा। स्क्रीन यस सर। पूछना है? सर स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लो ना। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट? अरे स्क्रीनशॉट लेते कैसे हो तुम लोग? हमको नहीं मालूम है स्क्रीनशॉट लेना है, तो बताएगा? स्विच बटन वाला लोअर वॉल्यूम बटन। नहीं सैमसंग मोबाइल यदि है तो उसमें कैसे लेंगे? हाँ सर उसी में पावर बटन और प्लस माइनस बटन को दाब दीजिएगा, एक साथ हो जाएगा। थैंक यू। यस सर। नहीं तो सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दे। थैंक यू। चलिए ये तो कहानी हुई। अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कैसा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? सपोज करो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे लुईस डायग्राम में, और एक, अब सबको सेम से बना दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट कर ही देगा। तो HOH वाटर बनता है, सबको मालूम है, ओके। यस सर। तो ये लोग कॉम्बिनेशन कैसे मारेगा? देखो ऑक्सीजन बीच में है, दो दो चार और दो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बट ये हाइड्रोजन बोल रहा है कि हमको एगो दीजिए ना, तो बोला ठीक है देंगे। ये हाइड्रोजन ये भी बोल रहा है एगो दो, तो इसको बोलता है ठीक है तुमको भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोलता है हमको भी तो दुगो का जरूरत है, तो एक काम क्या दिमाग एक इधर और एक हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन में कितना हो गया? 8 हो गया सर। हाँ ऑक्सीजन बोला कि ठीक है हम तो शेयर कर रहे हैं, हो गया 8 इसका, इसका भी 8 हो, बट इसलिए अपना डिफरेंट, तो वाटर बन गया, दो दो चार दो 6 दो 8 दो दो। अब देखो वाटर की मॉलिक्यूल तैयार हुई, तो वाटर की मॉलिक्यूल नॉर्मली ऐसे रहती है, ये दो देखो ये वाला और ये वाला सिंगल बॉन्ड और दो लोन पेयर। अब ऐसे क्यों रहता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा वेस्पर थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको सीधे। नॉर्मली वाटर ऐसे नहीं रहता है, क्यों ऐसे रहता है वी विल सी, ओके। तो ये हाइड्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। चलो एक और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन रहेगा, बीच में कौन रहना चाहिए बोलो, कार्बन की ऑक्सीजन? कार्बन सर। कार्बन, ठीक है। जो देखो एक और तरीका है, क्योंकि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे ना तब आपको दिक्कत होता है पहचानने में कि सेंट्रल एटम
ओके, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको सेंट्रल एटम रखना है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी उसको सेंट्रल एटम रखना है, तो इसकी वैलेंसी ज्यादा होती है तो उसको सेंट्रल एटम। कार्बन, तो कार्बन के कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में कितना होता है? 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन में कितना? 2 2 4 2 6, ठीक है ना? तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ पे। ओके, तो देखो कितना हो गया इसका, 2 2 4 2 6 2 8। इसका भी देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 4 6 8, ठीक है ना? तो बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड इधर बनाया, इधर डबल बॉन्ड बनाया, है ना, 2 पेयर, और ऑक्सीजन ने 2 लोन पेयर रखे, 2 लोन पेयर। कार्बन पे कोई लोन पेयर होगा क्या? नो सर। सर हाँ, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब चलो एक और दिखा देता हूँ, आपने जूनियर क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पढ़ा है, क्या नाम है इसका? सर मीथेन सर। इथीन इथीन, मीथेन सर इथीन। इथीन है इसका नाम। तो इथीन देखो, आपको यदि दे दिया, कभी देखो कभी पूछने वाला तो नहीं है आपसे ये सब सारी चीज, कोई आईआईटी में मेंस के एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, पर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सब सीखोगे तभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। तो कार्बन कार्बन में कैसा होगा? डबल बॉन्ड, ओके, तो कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, और कार्बन का इसका 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से यहाँ पे शेयर कर लिया। अब देखो लुईस सिंबल में मैं इसको कन्वर्ट कर, ऐसा दे देगा और लुईस सिंबल में मैं कन्वर्ट, तो आई सपोज आप लोग भी कर ही लोगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ने क्या किया, देखो यहाँ पे ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड इसके साथ, एक सिंगल एक सिंगल, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये सेम कहानी। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट ड्यूप्लेट कंप्लीट ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट। देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 कंप्लीट, ओके। और आप एज अ होमवर्क एक बना लेना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना सकते हो ना? हाँ सर। यस सर। इसको लुईस सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इधर और एक एक हाइड्रोजन से इधर अटैच। तो ये तो हो गई आपकी कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी, जहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ओके। तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आराम से बन जाएंगे, बट सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल जितने सिंपल जानते हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एमोनिया हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएंगे नेक्स्ट, ओके। तो ये तो हो गई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। They are generally liquids, gases or soft solids। तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड में कम होगी, वीक बॉन्ड होती है कोवेलेंट बॉन्ड, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर रहेगा, पार्टिकल्स जब दूर रहेगा तो वो हो सकता है लिक्विड स्टेट में रहे, और पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा दूर होगा तो गैसीय स्टेट में होगी,
और यदि सॉलिड भी होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहती है, तो सॉफ्ट सॉलिड। तो जनरली लिक्विड्स, गैसेस या सॉफ्ट सॉलिड्स, ठीक है ना। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, काफी कम होती है। क्यों कम होगी, जानने की जरूरत नहीं है, रीजन मालूम है। वीक ब्रेक कर सकते हैं, मेल्ट हो जाएगी चीज, ठीक। They do not conduct electricity. They do not conduct electricity. In solid, aqueous और फ्यूज स्टेट, कोई भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, ओके। They do not conduct electricity, ना तो सॉलिड, ना तो aqueous, ना लिक्विड, फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। They are soluble in, आप बताओ ये पानी में मिलना पसंद करेगा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलना पसंद करेगा? सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक। इसमें पोल्स नहीं बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक नॉन पोलर चीज में ही घुलना चाहेगा, ओके। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है और इसमें भी चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है नॉर्मली, ओके। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी होगी कोवेलेंट कंपाउंड की, वेरी सिंपल, कुछ है नहीं, जल्दी नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं मिटाऊं, चलिए कोई जरूरत नहीं है इसमें शॉर्ट लेने का, इसका सबको मालूम होना चाहिए। चलिए देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा उसका थोड़ा सा मैं एक डिटेल्स दे रहा हूं, ओके। मानता हूं कि स्केल के एक कॉर्नर पे है कोवेलेंट कंपाउंड और इस स्केल के कोना पे है इलेक्ट्रोवैलेंट। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी कंपाउंड को, मतलब नॉर्मली हम लोगों ने जितना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड पढ़ा, जितना कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा, उसमें हम लोग अक्सर को 100% इलेक्ट्रोवैलेंट बोलना सही नहीं होगा या 100% कोवेलेंट बोलना सही नहीं, ओके। क्यों नहीं होगा वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। बट हाँ, आइडियल केस की बात करूं, यदि आइडियल केस की, हाइड्रोजन है H2, N2, O2, अब ये लोग तो सेम एटम्स है ना, तो इसे तो ना तो लूज करने की जरूरत है ना तो गेन करने की जरूरत है, ये तो शेयर ही करेगा। और दोनों सेम एटम्स हैं तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ना के बराबर होगी, तो जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा एग्जैक्टली इन बिटवीन होगा। तो कुछ आइडियल केसेस में, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेम एटम्स है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हम बोल सकते हैं कि हम बहुत हाई कोवेलेंट हैं, इन केस में हम चलता है। बट वही सोडियम क्लोराइड का भी एक एग्जांपल ले, आपको मालूम है बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों, मालूम ही होगा, इसका मतलब 3 है, इसका 0.9 है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से उधर ट्रांसफर हो गया। तो चलो ये भी एक आइडियल केस हम मान सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर बहुत हाई, चलो एक कोना में इसको मान लें। बट वही मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में यदि कंबाइन करता है
हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में यदि कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। बैलेंस है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 लास्ट में 7 है ना? तो फ्लोरीन के पास 2, 2 4, 2 6, 2 7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों में से कोई लूज करने के सिचुएशन में है? नो सर। नो सर। लूज नहीं कर सकता। दोनों कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक शेयर करेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो गया, मान लो तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो भी गया तो बिजनेस में फ्लोरीन तो निकला धुड़ या फ्लोरीन निकला धुड़। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, ये बोले कि अब हम बिजनेस का ज्यादा फायदा हम लेंगे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा कि नहीं अपने को? यस सर। बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। और चार्ज सेपरेशन गुण किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का गुण होता है कि नहीं? यस सर। तो देखो कहीं ना कहीं ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के ही स्टेबिलिटी पाएगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है कि नहीं? है, शेयर करके ही स्टेबिलिटी पा रहा है, साथ में चार्ज डेवलपमेंट भी हो ही रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट गुण भी। तो क्या ये बोलना सही होगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है? 100% नहीं, इसमें कोवेलेंट गुण भी है, इलेक्ट्रोवैलेंट गुण भी है, और लगभग आसपास बीच में है, ये मान सकते हो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो आसपास है, इसमें बोल सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितनी है उतनी इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर भी आसपास ही। ओके, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज पादांस रूल। A very important rule। आईडी एडवांस ने, मेंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं पास्ट ईयर में इस रूल के ऊपर, पादांस रूल, जो हमें बताता है कि एक आयनिक कंपाउंड जो होती है ना, वो 100% आयनिक नहीं, उसमें कुछ कोवेलेंट गुण भी होगा। कितना कोवेलेंट गुण होगा, कितना कोवेलेंट गुण नहीं होगा, वो सब डिसाइड होता है इस रूल के द्वारा, दैट इज पादांस रूल। अब वेरी मतलब ये बॉन्डिंग को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट को गवर्न करता है, सॉल्युबिलिटी को, चीजों की सॉल्युबिलिटी, चीजों की मेल्टिंग पॉइंट, चीजों की कलर भी कहीं ना कहीं इस रूल से डिटरमाइन हो जाती है। अब सारी कलर की प्रॉपर्टी नहीं, कुछ कलर की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है। तो दिस टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जहां हमें देखना है कि हम ये तो जान रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नाम की चीज मुश्किल है, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आती कहां से है, कितनी होगी, और ज्यादा किसमें होगी, और या कम कौन सी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। एकदम प्रिपेयर्ड आना बेटा, 5 मिनट भी लेट मत करना। यदि नेक्स्ट क्लास में कोई बच्चा 2 से 3 मिनट लेट घुसता है तो मैं जो मेजर पोर्शन है ना, वो पहला या दूसरा मिनट में पास। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इन द नेक्स्ट क्लास 1 से 2 मिनट भी लेट नहीं करना, हो सके तो थोड़ा जल्दी ही ज्वाइन करो, ठीक है? ओके, और क्वेश्चंस करवाने की तो कोई लॉजिक है ही नहीं कि इन सब से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है, थ्योरी वाली क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाली कोई चीज है नहीं, वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा भी नहीं नेक्स्ट क्लास में, मैं डायरेक्ट पोर्शन से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।